नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान जिले के महाराजगंज और गोरियाकोठी विधानसभा सीटों को लेकर हर दल में मंथन चल रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीनों दल इस बात के लिए मंथन कर रही है कि क्या सीटों की अदला बदली की जाए। इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि अगर ये सीट इस दल को मिला तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में इसका क्या असर होगा। यहां भूमिहार और बनिया, ये भी पेच फंसा हुआ है। पूरा मामला क्या है और जो मंथन चल रहा है वो मंथन क्या है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपको अंदर की बात बताने वाले कि बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ये यहां कौन सा खेल कर सकती है, और यदि जो मंथन चल रहा है उस पर फाइनली मुहर लग गया तो समझ जाइए कि महाराजगंज और गोरियाकोठी के राजनीति में उलट पलट हो जाएगा, भारी तूफान आ जाएगा और पूरा मामला ऐसा होगा कि यहाँ की राजनीति ही पलट जाएगी। कई लोगों को कुर्बानी भी देनी होगी। तो वे कौन हैं जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? वो कुर्बानी देंगे भी या फिर बागी बन जाएंगे? पूरा मामला क्या है? आरजेडी और बीजेपी में जो मंथन चल रहा है, बनिया वर्सेस भूमिहार की जो समीकरण पर बात हो रही है, और गोरियाकोठी बनाम महाराजगंज जो चल रहा है, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत तक जब आप इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर पार्टियां कहां तक सोचती हैं और जो राजनीति के धुरंधर हैं वो कहां तक समीकरणों को सेट करने में लगे रहते हैं ताकि जीत मिले। देखिए, महाराजगंज पर ही सबसे पहले चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि महाराजगंज में कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे, और गोरियाकोठी में बीजेपी के विधायक हैं देवेश कांत सिंह। अब ये दोनों इलाका जो है वो ये माना जाता है कि यहाँ भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। भूमिहार बहुल क्षेत्र है और इस भूमिहार बहुल क्षेत्र में महाराजगंज में बनिया भी चुनाव जीतते रहे, तो बनिया फैक्टर भी यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इससे पहले चुनाव हुआ था उसमें हेम नारायण शाह इसी समुदाय से आते हैं, 15 में चुनाव जीते थे, 20 में मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे क्योंकि लोजपा ने यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया था। गोरियाकोठी में क्या हुआ था? गोरियाकोठी में देवेश कांत सिंह चुनाव जीते थे, और वो चुनाव इसलिए भी जीते थे क्योंकि अशोक सिंह जो गोरियाकोठी के प्रखंड प्रमुख रहे हैं, वे चुनाव नहीं लड़े। अंतिम समय में वो चुनाव मैदान में वो नहीं उतरे, उन्हें मना लिया गया। 15 के चुनाव में वो चुनाव लड़े थे और देवेश कांत सिंह चुनाव हार गए। तो यदि इन क्षेत्रों में एक ही जाति के 2 उम्मीदवार उतर जाते हैं तो तीसरा बाजी मार देता है, या कोई वर्ग यदि इनके सपोर्ट में जो समीकरण है उससे अलग हटकर कहीं दूसरे जगह चला जाता है तो भी मामला अलग हो जाता है। तो देखिए, महाराजगंज को लेकर ये चर्चा है कि यहाँ आरजेडी भी इस बात पर विचार कर रही है कि आरजेडी महाराजगंज सीट अपने खाते में ले ले और कांग्रेस को महाराजगंज के बदले गोरियाकोठी दे दे। अब ये ऐसा क्यों आरजेडी करेगी? ऐसा माना जा रहा है, राजनीति के जो बड़े सूत्र हैं वो बताते हैं कि महाराजगंज से जो विनोद जायसवाल है, आरजेडी के बड़े नेता, एमएलसी लालू यादव के करीबी, तेजस्वी यादव के करीबी, वे अपने बेटे विशाल जायसवाल को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। अब विशाल जायसवाल को यहाँ से क्यों चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं?
इसके पीछे भी उनका तर्क है। देखिए, इसी महाराजगंज से कभी बनिया समुदाय से ही आने वाली अनुसुईया जायसवाल जीती हैं। उमाशंकर प्रसाद जीत चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अनुसुईया जायसवाल जीत चुकी हैं और हेम नारायण शाह 2015 में चुनाव जीत चुके हैं। तो बनिया महाराजगंज से चुनाव जीत सकता है, ये तय है। और इसीलिए आरजेडी के टिकट पर विनोद जायसवाल, जो कि बनिया समुदाय से ही आते हैं, वे अपने बेटे विशाल जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। और विशाल जायसवाल का निजी संबंध तेजस्वी यादव से भी अच्छा है, तो अपने लिए ये सुरक्षित सीट मानकर वे यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यहां से कांग्रेस के विधायक हैं विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे पर यह आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को पूरा मदद नहीं किया और तो और अपने बेटे को बीजेपी में शामिल करा दिया। पिछले 5 वर्षों तक वो क्षेत्र में उस तरह से सक्रिय नहीं रहे जिस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए विजय शंकर दुबे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। तो महागठबंधन यदि अपना सीटों का समीकरण सेट करेगी तो उसमें महाराजगंज वो कहीं ना कहीं से, यदि कांग्रेस चुनाव लड़ती है और विजय शंकर दुबे को टिकट मिलता है, तो अपने आप को कमजोर पाती। ये राजनीति में बातें चल रही है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इसलिए आरजेडी चाहती है कि वो पार्टी अब ये सीट आरजेडी के खाते में चलाए और विशाल जायसवाल चुनाव लड़े। यहां एक पेच वीआईपी को भी लेकर है, क्योंकि वीआईपी के तरफ से नीतीश द्विवेदी, जो कि एक युवा नौजवान है, जो जुनून के साथ महाराजगंज क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके पीछे भी गाड़ियों का काफिला है। मुकेश सहनी उनके लिए बुलावे पर कई बार महाराजगंज आ चुके हैं और बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी किए। तो नीतीश द्विवेदी वहां से चाहते हैं, लेकिन विशाल जायसवाल का मामला जो वो लगता है कि आगे निकल चुका है। तो अब एनडीए ये सोच रही है कि यदि विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतरते हैं महाराजगंज से और एनडीए के तरफ से यदि वैश्य समुदाय के ही हेम नारायण शाह को टिकट मिलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वैश्य का वोट तो विशाल जायसवाल के पास चला जाए और भूमिहारों का वोट, जो कि ताकि जो यहाँ बहुल है उनका भी वोट कुछ इधर उधर चला जाए, कोई बागी उसमें से खड़ा हो जाए तो वोट उधर चला जाए और मामला खत्म हो जाए। तो वो एक वोट जो उसका सुरक्षित वोट है उसको एकजुट करना चाहती है। तो यदि महाराजगंज से विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतरते हैं तो हेम नारायण शाह के जगह दूसरे प्रत्याशी पर एनडीए विचार कर सकती है और वो प्रत्याशी भूमिहार जाति से हो सकता है। इतना रणनीति बातचीत चल रही है। लेकिन यदि विशाल जायसवाल को टिकट नहीं मिलता है आरजेडी के तरफ से, तो फिर हेम नारायण शाह की दावेदारी मजबूत मानी जाएगी, क्योंकि हेम नारायण शाह भी लगे हुए हैं क्षेत्र में, हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में रहे हैं। बीजेपी नेताओं के लिए भी वो काम करते रहे हैं। एनडीए से में वो तालमेल बिठा के इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया था, आप देखे भी होंगे, कि नरेंद्र मोदी की सभा थी आने, और उस सभा में भीड़ जुटाने के लिए हेम नारायण शाह ने कहा था कि आइए आइए पैसा लेकर जाइए और भीड़ लेकर आइए। तो ये सब बातें जो है वो सब चर्चा में है। लेकिन यदि विशाल जायसवाल चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके पिता विनोद जायसवाल हेम नारायण शाह से बड़े नेता हैं और वैश्यों के बड़े नेता हैं। ऐसे में वैश्य समुदाय का झुकाव उनके तरफ होगा। तो वैसी परिस्थिति में हेम नारायण शाह को टिकट देना क्या एनडीए के लिए फायदेमंद है, इस बात पर मंथन चल रहा है। अब देखिए, यदि हेम नारायण शाह का टिकट कटता है तो वैश्य समुदाय नाराज हो जाएगी, और यदि वैश्य समुदाय नाराज हो गया तो फिर उसको कौन मनाएगा। और एक ही सीट नहीं है, अगल बगल सिवान, गोरियाकोठी,
दरौदा, बनियापुर, एकमा, ये सब जगह है। तो फिर क्या होगा? तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन ठीक किया जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन कैसे ठीक होगा? तो यही महाराजगंज के बदले अब गोरिया कोठी में राजनीति को शिफ्ट करने का प्रयास हो सकता है। मैं दावा नहीं कर रहा कि होगा ही, लेकिन इस बिंदु पर भी चर्चा हो रही है, इस बिंदु पर भी विचार किया जा रहा है कि गोरिया कोठी की राजनीति को समझ लीजिए। महाराजगंज के बाद गोरिया कोठी में अभी देवेश कांत सिंह बीजेपी के विधायक हैं, राजनीतिक परिवार है उनका, 4 पीढ़ियों की विरासत है, और उस विरासत पर 2020 का चुनाव जो है वो देवेश कांत सिंह जीते। लेकिन देवेश कांत सिंह चुनाव जीते कैसे? वहां से अशोक सिंह, जो उन्हीं के पिता के काफी करीबी रहे हैं, उनके भी करीबी रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़े। 15 में उन्होंने चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट लाया, वोट कट गया, वोटों का बंटवारा हो गया और सत्यदेव प्रसाद सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर वहां से जीत गए। लेकिन 2020 में क्या हुआ? अशोक सिंह को अंतिम समय में मना लिया गया और वो बैठ गए, इसीलिए 11-12 हजार के वोटों के आसपास से देवेश कांत सिंह चुनाव जीत गए। और जो वहां से कुशवाहा जात समुदाय से जो उम्मीदवार नूतन वर्मा, वो चुनाव हार। मुकाबला जबरदस्त था, लेकिन अंतिम समय में अशोक सिंह चुनावी मैदान से हटे और मामला क्लियर हो गया। तो अब ये माना जा रहा है कि क्या गोरिया कोठी में कोई नया खेल किया जाए, क्योंकि यदि कांग्रेस महाराजगंज के बदले गोरिया कोठी जाएगी तो ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस टिकट अशोक सिंह को देगी, क्योंकि अशोक सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अशोक सिंह इस बार पूरी तैयारी में है कि कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ जाए। तो यदि अशोक सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और एनडीए से भी देवेश कांत सिंह चुनाव लड़ते हैं, और ऐसे में नूतन वर्मा यदि चुनावी मैदान में आ गई निर्दलीय या किसी दूसरे दल से, तो फिर क्या होगा? हालांकि नूतन वर्मा भी कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, जब चुनाव लड़ रहे थे महाराजगंज में तो काफी मेहनत की थी, तो उनका संपर्क भी कांग्रेस में है। और कांग्रेस यदि वहां चली जाती है तो अशोक सिंह और नूतन वर्मा, इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी हो जाएगा। तो यदि अशोक सिंह हो गए तो वो प्रत्याशी यदि कांग्रेस के बने तो वो देवेश कांत सिंह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बीजेपी जो सोच रही है वो ये सोच रही है कि कहीं वैश्य समुदाय का किसी व्यक्ति को गोरिया कोठी से तो लड़ाकर देखा नहीं जा सकता है। क्या बीजेपी के कैडर वोटों के सहारे वैश्य समुदाय के किसी एक को वहां से लड़ा दिया जाए? और उसके पास प्रत्याशी भी, और प्रत्याशी कौन है? सिवान जिले के जो पूर्वी के जिलाध्यक्ष हैं रंजीत प्रसाद। माने तो ये जाते हैं कि रंजीत प्रसाद देवेश कांत सिंह के ही काफी करीबी हैं, लेकिन रंजीत प्रसाद को यदि बीजेपी उतार देती है, रंजीत प्रसाद बसंतपुर और नबीगंज में खासा प्रभाव रखते हैं, और अशोक सिंह से लड़ाई होती है, तो फिर क्या मामला बदल जाएगा। एक तो जो महाराजगंज के वैश्य समुदाय में जो नाराजगी होगी वो भी दूर होगी, गोरिया कोठी के वैश्य भी रंजीत प्रसाद के साथ हो जाएंगे, और यदि गोरिया कोठी से भूमिहार खफा होंगे और महाराजगंज में किसी भूमिहार को टिकट दे दिया जाएगा तो वो बैलेंस करेगा अंतिम समय तक। जो बीजेपी ने सर्वे कराया है गोरिया कोठी को लेकर, तो उसमें कई बातें सामने आई हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 सर्वे बीजेपी ने कराया है, और सभी सर्वे में वहां से ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट निगेटिव गया है, जनता के पहला पसंद नहीं बन पाए देवेश कांत सिंह। तो ऐसी स्थिति में जो महाराजगंज और गोरिया कोठी है, यहाँ दोनों में अदला बदली हो सकता है।
यानी कि जो एनडीए के कैंडिडेट वैश्य समुदाय से महाराजगंज के हैं, वहां भूमिहार कोई कैंडिडेट हो सकता है, और जो भूमिहार कैंडिडेट गोरियाकोठी में है वहां वैश्य रंजीत प्रसाद कैंडिडेट हो सकते हैं। अब ये पक्का तौर पर उस समय क्या होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर विचार चल रहा है, इस पर मंथन हो रहा है। जो पार्टी के थिंक टैंक है, जो चुनावी रणनीति को समझते हैं सभी दलों में, वे इस पर विचार कर रहे हैं। आरजेडी में भी, कांग्रेस में भी, और बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी एनडीए भी पूरा खाका तैयार कर रही है कि यदि जनता दल यूनाइटेड को और बीजेपी को शिफ्ट करना पड़ेगा तो कैसे शिफ्ट होगा। जनता दल यूनाइटेड किसी दूसरे प्रत्याशी को, यदि भूमिहार प्रत्याशी को लाए तो वो कौन होगा। ये सब मंथन चल रहा है। अब फाइनली क्या होगा ये आप कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारे सूत्र खबर लाए थे वो यही था कि महाराजगंज और गोरियाकोठी इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की बातें हो रही है कि कोई युवा नेता को उतारा जाए महाराजगंज में जो भूमिहार समुदाय से हो, और कोई नया नेता जो वैश्य समुदाय से हो, जो अति पिछड़ों का वोट ले सके, जो पिछड़ों का वोट ले सके, जिसके साथ नीतीश कुमार के वोटर कंफर्ट हो जाएं और वो बीजेपी का सिपाही हो, तो उसे गोरियाकोठी से उतारा जाए। तो अब देखिए, यदि सीटों में अदला बदली होती है, समीकरणों में परिवर्तन होता है, तो आप देखेंगे कि महाराजगंज और गोरियाकोठी का पूरा राजनीति ही बदल जाएगा। अब उसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, और टिकट के वितरण में के समय में भी ये पता चलेगा कि जो मौजूदा विधायक हैं देवेश कांत सिंह, उनके पास ही टिकट रह जाता है, हेम नारायण शाह को ही महाराजगंज से टिकट मिल जाएगा। ये क्या होगा ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सामने वाला प्रत्याशी, जो सामने वाला महागठबंधन है, वो कौन सा प्रत्याशी लेकर आता है। तो देखिए आगे समीकरण क्या होगा, किस तरह से महाराजगंज और गोरियाकोठी की राजनीति आगे बढ़ेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बातें चल रही है बिहार की राजनीति में, जो सारण की राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं और जो सारण की राजनीति को समझते हैं, उनके बीच भी ये बातें चल रही। तो चलिए अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अपना प्यार और दुलार जिस तरह से आप देते आए हैं उसी तरह से देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार और दुलार से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए रिसर्च लेकर आते हैं, क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सूत्रों को लगाते हैं, और तब जो निकलता है, जो तथ्य, जो विश्लेषण आता है, वो हम आपको बताते हैं। नमस्कार।